Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेंट की जो हम रेफ्रिजरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर देखते हैं आज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, कि वेपर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यानी एंट्री पॉइंट ऑफ द इनलेट टू द कंप्रेसर पे जो होता है V1, वो क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें दी इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू V1 अपॉन π/4 d² L इंटू N/60 इंटू K। ओके, तो π/4 d² L यानी कि जो उसकी साइज, आपके कंप्रेसर की जो साइज है वो डिपेंड किस पे करती है, फॉर मास फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड स्पीड आज अगर फिक्स कर दी जाए तो आपकी जो साइज़ है वो डिपेंड करती है, आपके कंप्रेसर की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है इनलेट स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। ओके, तो इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कंप्रेसर। अगर ये कम होगी तो आपके कंप्रेसर की साइज़ भी कम होगी। ओके, R11 एंड R113 हाई वॉल्यूम, इसमें हाई वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं R11 और R113 में हाई V1 और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, लो प्रेशर रेशो वर्किंग। ठीक है, लो प्रेशर रेशो अगर वर्किंग है तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर हम काम में लेते हैं, और R12 और R134 में लेस V1 होता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम काम में लेते हैं। ओके, तो अगर R11, ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, R11 और R13 के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर काम में लेते हैं, लो प्रेशर रेशियो होता है यहाँ पे, और हाई V1 होता है। R12 और R134 के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम में लेते हैं, लेस V1 होता है और हायर प्रेशर रेशियो वर्किंग कंडीशंस होती है। ओके, तो द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द R11 एंड R13 आर लार्ज, therefore in this plant we use centrifugal compressor, but these compressor has a limitation of the low pressure ratio। ओके, तो लो प्रेशर रेशो के लिए ही हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को काम ले सकते हैं। द रेफ्रिजरेंट सच एज R12 एंड R134A हैज लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, देयरफॉर इन दिस प्लांट यूज्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स विच हैज एडवांटेज ऑफ द हायर प्रेशर रेशो। ओके, हायर प्रेशर रेशो में भी इनका यूज किया जा सकता है। COP क्या है, हाई होनी चाहिए किसी प्लांट की, ये तो हम जानते ही हैं। तो इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, गामा इक्वल टू 1.31, गामा की वैल्यू NH3 के लिए 1.31 होती है, गामा की वैल्यू 1.11 होती है R11 के लिए, R12 के लिए 1.12। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, R11 के लिए 1.11, R12 के लिए 1.121 होती है, 1 को अगर कंसिडर नहीं भी करते तो 1.12। तो नॉट ऑल द कॉमन रेफ्रिजरेंट प्लांट हैव सेम COP, सभी रेफ्रिजरेंट प्लांट की जो COP ऑलमोस्ट सेम होती है। सिंस NH3 रेफ्रिजरेंट हैज वेरी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बट ड्यू टू द हायर वैल्यू ऑफ गामा द वर्क इनपुट ऑल्सो मोर, इसलिए COP इक्वल हो जाती है। उसके बाद देखते हैं डिस्चार्ज टेम्परेचर, लो डिस्चार्ज टेम्परेचर जो वो लो होना चाहिए, इट्स ए कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। ओके, तो रेफ्रिजरेंट जो है आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर वो लो होना चाहिए, डिस्चार्ज टेम्परेचर कंप्रेसर से। ओके, तो रेफ्रिजरेंट्स एंड कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, अमोनिया का होता है 120, R11 का 52, R12 का 48, R22 का 71 होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो राइज इन डिस्चार्ज टेम्परेचर फॉर रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ द सिलिंड्रिकल वाल्व, अगर ज़्यादा ही अगर उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा तो वो हीट सिलेंडर की जो वॉल्स है उनको भी डैमेज कर सकता है। तो द सिलेंडर हैज़ टू बी कूल्ड टू अवॉइड लॉस इन द मटेरियल स्ट्रेंथ, has to be cooled to avoid the loss in the material strength। तो in ammonia plant the compressor has to be water cooled due to its higher discharge temperature। अमोनिया प्लांट में हायर डिस्चार्ज टेम्परेचर होने की वजह से वाटर कूल्ड किया जाता है, वेयर एज इन केस ऑफ द R11 R22 वे एयर कूलिंग होती है। ओके, कंप्रेसर को एयर कूल्ड किया जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इस तरह से हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आपके रेफ्रिजरेंट की। तो टॉक्सिसिटी, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, NH3 इज ए टॉक्सिक इन नेचर, NH3 जो है आपके टॉक्सिक नेचर का होता है। फ्लेमेबिलिटी, इट शुड नॉट बी फ्लेमेबल, NH3 इज फ्लेमेबल एंड हाईली एक्सप्लोजिव, इट्स यूज टू मेक बॉम्ब्स। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जहरीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो लीकेज हुआ तो वो सभी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इट शुड नॉट बी टॉक्सिक। NH3 जो है टॉक्सिक नेचर का होता है। फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी फ्लेमेबल, NH3 इज ए फ्लेमेबल एंड हाईली एक्सप्लोजिव, इट्स यूज टू मेक बॉम्ब्स। ओके, तो
एक्शन विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। जब हम इसका चुनाव करते हैं रेफ्रिजरेंट्स का, तो उसमें भी देखते हैं कि ये लुब्रिकेटिंग, क्योंकि ये आपके सिलेंडर में कंप्रेसर के अंदर से फ्लो होता है, उसमें कंप्रेस्ड होता है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के साथ उनकी क्या एक्शन होता है वो देखते हैं। तो इन द कंप्रेसर सम ऑयल इज कैरिड बाय हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स टू द कंडेंसर एंड एट फाइनली टू द इवोपरेटर। इन कंप्रेसर सम ऑयल इज कैरिड बाय हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, जो हाई टेम्परेचर जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है, कुछ ऑयल जो है आपके कंप्रेसर से वो टेकअप कर लेता है टू द कंडेंसर, और वहाँ से कंडेंसर एंड द फाइनली टू द इवोपरेटर। इन द इवोपरेटर द रेफ्रिजरेंट इवोपरेट एंड सेपरेट फ्रॉम द ऑयल। और उससे क्या होता है कि सब जो आपके ऑयल, जो आपके लुब्रिकेशन ऑयल है, वो इनके साथ ट्रैप होकर के कंडेंसर से होते हुए इवोपरेटर में आ जाता है। वहाँ पर इवोपरेटर में आपके वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो इवोपरेट हो जाता है, लेकिन जो आपका ऑयल है वो इवोपरेट नहीं हो पाता है, वो वहीं पर जमा हो जाता है, आपके इवोपरेटर में जमा हो जाता है। ठीक है, तो इवोपरेट एंड सेपरेट फ्रॉम ऑयल। तो ड्यू टू दिस देयर एक कंटिन्यूस बिल्टअप ऑयल इन इवोपरेटर विथ डिक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और अगर जो आपका ऑयल है वो इकट्ठा होने लगता है इवोपरेटर में, और हीट ट्रांसफर की जो कोफिशिएंट है उसको डिक्रीज कर देता है, हीट ट्रांसफर रेट को कम कर देता है, एंड कॉज डिक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड कॉज द डी लुब्रिकेशन कंप्रेसर्स। ओके, तो उससे ये अपन को नुकसान होता है। तो रेफ्रिजरेंट दोज आर नॉट मिसिबल, और जो ये दिक्कत कब आती है, जब वो मिसिबल हो जाए, दोनों एक साथ मिश्रण में आ जाए। ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेंट दोज आर नॉट मिसिबल पार्शियल मिसिबल के साथ है ना, और जो मिसिबल नहीं होते हैं तो रेफ्रिजरेंट दोज आर नॉट मिसिबल सच एज NH3CO2 डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम बिकॉज इन सच केस ए ऑयल सेपरेटर इज इंस्टॉल्ड एंड द सेपरेटेड ऑयल कैन बी बॉट इन बैक इनटू द कंप्रेशन। तो क्या होता है, कंप्रेशन से जो ऑयल जाता है, अगर वो मिसिबल नहीं है, आपस में घुलनशील नहीं है, तो एक ऑयल सेपरेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑयल को वापस को सेपरेट करके वापस कंप्रेसर में डाल देते हैं। ओके, द रेफ्रिजरेंट सच एज R11 R13 विच इज फुली मिसिबल विथ ऑयल ऑल्सो, और जो फुल्ली मिसिबल हो जाते हैं, ठीक है, तो डज नॉट एनी क्रिएट प्रॉब्लम द ऑयल विच रीच इवोपरेट रिटर्न बैक टू द कंप्रेसर विथ रेफ्रिजरेंट। अगर फुल्ली जो मिश्रित वो भी इवोपरेट होकर वापस कंप्रेसर में आ जाते हैं। तो रेफ्रिजरेंट सच है जो फुल्ली आपके मिसिबल है वो भी कोई दिक्कत नहीं करते हैं, जो मिसिबल नहीं होते वो भी, उसको भी ऑयल सेपरेटर की सहायता से अलग कर सकते हैं। जो पार्शियली मिसिबल होते हैं वो वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट सच R22 विच इज पार्शियली मिसिबल विथ ऑयल क्रिएट प्रॉब्लम एंड इन सच केस सिंथेटिक ऑयल शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ द मिनरल ऑयल्स। ठीक है, तो ऑयल सेपरेटर हम कहाँ लगाएंगे, कंप्रेसर से जस्ट बाद में, यानी कि कंप्रेसर के बाद क्या आता है, कंडेंसर। तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ही हम ऑयल सेपरेटर को लगाते हैं। और प्लस चैम्बर कहाँ लगाते हैं, इवोपरेटर से पहले, क्योंकि इवोपरेटर से पहले हमें लिक्विड प्लस वेपर को अलग अलग करना होता है। ओके, तो मिसिबल कौन कौन से हो गए, R11 एंड R113। नॉट मिसिबल कौन कौन से हुए, NH3 एंड CO2। ठीक है, और पार्शियली मिसिबल कौन से हुए, R22। ठीक है, तो मिसिबल जो आपके रेफ्रिजरेंट है वो R11 और R13 ये मिसिबल है, ये भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। और जो नॉट मिसिबल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या नॉन मिसिबल होते हैं तो ऑयल सेपरेटर की सहायता से इनको अलग किया जा सकता है। और जो पार्शियली मिसिबल R22 जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो इनको इसकी जगह हम सिंथेटिक ऑयल्स यूज लेते हैं मिनरल ऑयल्स की जगह। तो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो मिसिबल है वो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, वो अभी पूरे साइकिल में आपके रन होकर वापस कंप्रेसर में पहुंच जाता है। जो आपके नॉट मिसिबल है उसे ऑयल सेपरेटर की सहायता से हम अलग कर लेते हैं। और जो पार्शियली मिसिबल होता है वो क्या करता है, आपके कंप्रेसर के बाद में कंडेंसर के बाद में थ्रॉटलिंग से होते हुए इवोपरेटर में आ जाता है। इवोपरेटर में क्या, रेफ्रिजरेंट तो इवोपरेट हो जाता है, लेकिन जो ऑयल जो है इवोपरेट नहीं हो पाता है, और वो आपके इवोपरेटर के अंदर जाम होने लगता है। और कुछ समय बाद ऐसे जाम होते होते क्या होता है, वो उसको चोक कर देता है, हीट ट्रांसफर रेट को कम कर देता है। थैंक यू सो मच।